गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। बेटा आज हम कौन सी ब्रांच स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है बेटा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में आप कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, ये 4 चैप्टर होंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंडर, ठीक है ना। सबसे पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन प्लस मैटर वेव्स। क्या पढ़ेंगे? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन प्लस मैटर वेव्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एटम का, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में आप पढ़ेंगे मैटर और रेडिएशन का दोनों का ड्यूअल नेचर होता है, कैसे होता है, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। एक्सरेज के बारे में पढ़ेंगे आप फोर्थ ब्रांच पढ़ेंगे इसकी न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पहले पार्ट में पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस प्लस बाइंडिंग एनर्जी। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस प्लस बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ये पढ़ेंगे पहले पार्ट में। आप दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे फिर आप इसमें रेडियो एक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे बेटा? रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। क्यों बेटा? मान के चलो आप न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर जेईई मेंस में 25 क्वेश्चंस आते हैं, जेईई मेंस में 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो न्यूक्लियर फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। सॉरी, मॉडर्न फिजिक्स के 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो बहुत बड़ा परसेंटेज मॉडर्न फिजिक्स क्या करती है, अपने अंदर रखती है, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म न्यूक्लियर में से मिलेंगे। इन 3-4 क्वेश्चन में से एक आधा इसमें से मिल सकता है, एक आधा एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सरे में से मिल सकता है, और 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म न्यूक्लियर फिजिक्स में से मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली नीट की अगर मैं बात करूं, तो नीट में भी बेटा 45 क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिक्स में, ठीक है। 45 में से मान के चलिए आप 7 to 8 क्वेश्चंस आपके मॉडर्न फिजिक्स में से आते हैं। 7 to 8 क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स में से आते हैं बेटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो परसेंटेज जेईई मेंस रखता है मॉडर्न फिजिक्स की, जैसे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन के पेपर में, वही जेईई एडवांस रखता है बेटा। जेईई एडवांस से भी इसी परसेंटेज में क्वेश्चन आते हैं। तो ऑल ओवर हमारे हर एग्जाम के लिए मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब हम 1 by 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ओके बच्चों, तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक कहानी की तरह समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, ठीक है, वो किससे बनी है? या तो मैटर से या रेडिएशन से। रेडिएशन आप समझते हो, मैटर भी आप समझते हो। मैटर अगर मैं बात करूं, मैटर का मतलब होता है पार्टिकल। मैटर का मतलब क्या होता है? पार्टिकल। पार्टिकल जैसे हो गया हमारा एटम, ठीक है ना। एटम हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल। और एटम बनता है इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस से मिलके, ठीक है ना। तो कोई भी बॉडी जिसका क्या है, मास है, जिसका मोमेंटम है, उसको बोलते हैं हम पार्टिकल। जिसका मास है, मोमेंटम है, जब वो चलेगी तो उसको बोलते हैं हम पार्टिकल, ठीक है। तो मैटर बोलते हैं उस पार्टिकल को। पार्टिकल किससे मिलकर, मैटर किससे मिलकर बनता है? मैटर मिलकर बनता है पार्टिकल से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, तो मार्कर किससे मिलकर बना है बेटा? एटम से मिलकर बना है। एटम्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो मैटर हमें समझ में आया, मैटर क्या होता है, ठीक है। दुनिया में जो भी चीज़ बनी है मैटर से बनी है, या बनी है रेडिएशन से, या किससे बनी है बेटा? रेडिएशन से। रेडिएशन नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको कि एनर्जी है एक, क्या है? एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव, इन फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। तो रेडिएशन की बात करूंगा तो मैं वेव नेचर की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा बेटा? वेव नेचर की, ठीक है। और मैटर की बात करूंगा तो मैं किसकी बात करूंगा बेटा? पार्टिकल नेचर की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? पार्टिकल नेचर की बात करूंगा। चलो 1 by 1 आते हैं। सबसे पहले बात देखो, अगर मैं रेडिएशन की बात करूं तो रेडिएशन के पास वेव नेचर तो होता ही है। बिल्कुल सही बात है, रेडिएशन के पास वेव नेचर होता ही है। मैं बता रहा हूं रेडिएशन खुद ही वेव नेचर है ना। रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। कभी रेडिएशन का वेव नेचर दिख रहा होता है, कभी रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी दिख रहा होता है बेटा, ठीक है।
अब पार्टिकल नेचर कहाँ होगा रेडिएशन का, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो रेडिएशन का पहले वेव नेचर की बात करते हैं। रेडिएशन का वेव नेचर आप पढ़ चुके हो, इंटरफेरेंस पढ़ा आपने, दो वेव्स का सुपरपोजिशन पढ़ा, ठीक है। आपने पढ़ा एक लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस हैं, ठीक है, और उन ऑसिलेशंस के परपेंडिकुलर लाइट क्या करती है, प्रोपागेट करती है, ठीक है। तो वेव नेचर वहाँ पर आपको एक्सप्लेन हुआ, इंटरफेरेंस से एक्सप्लेन हुआ, YDSC से एक्सप्लेन हुआ, डाइफ्रैक्शन से एक्सप्लेन हुआ बेटा, क्या, वेव नेचर, ठीक है। अब बात करते हैं पार्टिकल नेचर की। तो ये बोलते हैं कि लाइट, रेडिएशन है ना, लाइट अभी तक तो आप पढ़ रहे हैं, रेडिएशन है लाइट, ठीक है। लाइट इज मेड अप ऑफ फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। लाइट, न्यूटन साहब ने कहा, न्यूटन साहब थे हमारे, सबसे पहले न्यूटन साहब आए, न्यूटन ने कहा कि लाइट किससे मिलके बनती है बेटा, लाइट मिलके बनती है पार्टिकल से, ठीक है ना। और उन पार्टिकल को बोलते हैं कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल्स, ठीक है ना, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, या फिर कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं। न्यूटन की इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं। सबसे पहले न्यूटन साहब ने ये बोला कि लाइट क्या है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है, लाइट क्या शो करती है, पार्टिकल नेचर शो करती है, ठीक है। फिर आए हमारे हाइजेंस, हाइजेंस आए, ठीक है ना, हाइजेंस की थ्योरी आई। हाइजेंस की थ्योरी में क्या पढ़ा आपने कि लाइट क्या है, एक वेव है। लाइट क्या है बेटा, एक वेव है। आपने वेव फ्रंट्स निकाले, क्या निकाले आपने, वेव फ्रंट्स निकाले। सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में बात की आपने, करी थी कि नहीं करी थी, और फिर उसमें इंटरफेरेंस की बात करी आपने, ठीक है। फिर मैक्सवेल आए, अब हाइजेंस के बाद मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने बोला कि हाइजेंस बिल्कुल ठीक है, और लाइट क्या है, लाइट वेव नेचर ही शो करती है। लाइट क्या शो करती है, वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ऐसा बोला मैक्सवेल ने, ठीक है ना, कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस हैं। तो अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले न्यूटन साहब ने बोला कि लाइट तो पार्टिकल से मिलकर बनती है। फिर हाइजेंस और मैक्सवेल ने बोला कि लाइट क्या है, वेव है। लाइट क्या है, वेव है, और वेरियस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी किए और प्रूव भी हुए कि हाँ भाई लाइट तो वेव है। फिर उसके बाद मैक्स प्लैंक थ्योरी आई, ठीक है ना, प्लस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, ठीक है। तो क्या बोला गया कि लाइट क्या है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोला गया, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, लाइट तो पार्टिकल से मिलके बनती है, ठीक है। तो अब कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं, न्यूटन ने बोला कि लाइट पार्टिकल है, सबसे पहले बोला न्यूटन ने, ठीक है। फिर न्यूटन की बात तो गलत प्रूव किया। हाइजेंस और मैक्सवेल ने बोला कि नहीं, लाइट क्या है, वेव है। फिर लाइट वेव है इन दोनों ने बोला। फिर मैक्स प्लैंक थ्योरी आई और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, उसमें पता लगा कि नहीं, लाइट तो फिर से क्या है, पार्टिकल है। तो अब साइंटिस्ट के बीच में एक वॉर छिड़ गई कि भाई लाइट है क्या, कि लाइट है क्या, लाइट पार्टिकल है या लाइट वेव है, लाइट पार्टिकल से मिलकर बनती है या लाइट को हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह पढ़ें, ठीक है। तो फिर एक बहुत समझदार साइंटिस्ट है, डी ब्रोगली। क्या है, डी ब्रोगली। उन्होंने कहा झगड़ा मत करो, लाइट आपकी वेव भी है और लाइट आपकी पार्टिकल भी है। लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, लाइट के पास क्या है, ड्यूअल नेचर है। मतलब रेडिएशन के पास, लाइट रेडिएशन की फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, रेडिएशन के पास क्या है, ड्यूअल नेचर है। लाइट के पास क्या है बेटा, ड्यूअल नेचर है। ऐसा किसने बोला, डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने बोला, ठीक है। उन्होंने हाइपोथेसिस दी कि हाँ ऐसा है, ठीक है। उन्होंने ऐसा हाइपोथेसिस दी कि लाइट क्या है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। एक बेसिकली सिक्का एक है, ठीक है ना। इधर से देखते हो तो हेड नज़र आता है, इधर से देखते हो तो टेल नज़र आता है। इसका मतलब लाइट जब, अगर आप किसी एक फिनोमेनन को पढ़ रहे हो तो हो सकता है वो वेव से एक्सप्लेन हो रहा हो, किसी एक फिनोमेनन को पढ़ रहे हो तो हो सकता है वो पार्टिकल से एक्सप्लेन हो रहा हो, ठीक है ना। तो डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने ऐसा हाइपोथेसिस दिया कि ऐसा होगा, ठीक है। उन्होंने इसको प्रूव नहीं किया। फिर आगे डेविसन जर्मर नाम के एक साइंटिस्ट आए, डेविसन जर्मर नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि ठीक है, ये डी ब्रोगली साहब बिल्कुल सही कहते हैं। उन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइट का क्या है, ड्यूअल नेचर है। लाइट का क्या है बेटा, ड्यूअल नेचर है, ठीक है। लाइट कभी कभी पार्टिकल नेचर शो करेगी, कभी कभी वेव नेचर शो करेगी। कुछ फिनोमिनन पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होंगे, कुछ फिनोमिनन वेव नेचर से एक्सप्लेन होंगे लाइट के, ठीक है ना। तो रेडिएशन यानी लाइट, अगर मैं वेव की बात करूं तो क्या है उसके पास, दोनों नेचर हैं। कौन कौन से नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। ये तो बात हुई रेडिएशन की। अब बात करते हैं मैटर की। किसकी बात करते हैं,
मैटर की। अब इधर आओ, मैटर की बात करते हैं। तो मैटर के पास पार्टिकल नेचर तो है ही है। मैटर तो अभी तक यही पढ़ते आए हो, न्यूटन की जितनी भी फिजिक्स पढ़ी है आपने, कि एक बॉडी जा रही है, एक वेज है, वो सब पार्टिकल से मिलकर बना है, मैटर है। वो क्या है? मैटर है। तो ठीक है, मैटर के पास पार्टिकल नेचर तो है ही है। मैटर के पास वेव नेचर भी है। मैटर के पास वेव नेचर भी है बेटा, ठीक है। और मैटर के साथ जो वेव जुड़ती है उसको बोलते हैं मैटर वेव। क्या बोलते हैं? मैटर वेव। मैटर के साथ जो वेव जुड़ती है उसको बोला जाता है मैटर वेव, ठीक है। ये डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है। डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने बताया। हुआ क्या, रेडिएशन के बाद देखो दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, दुनिया पूरी की पूरा ब्रह्मांड दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, या तो मैटर से या रेडिएशन से, ठीक है। आपको बहुत अच्छी सी बात समझ में आएगी। रेडिएशन के बारे में पता चल गया कि रेडिएशन जो है उसके पास वेव नेचर तो है ही है। रेडिएशन मतलब खुद वेव नेचर होता है, वेव नेचर तो है ही है। साथ साथ रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी है, रेडिएशन के पास मैटर नेचर भी है, ठीक है। तो रेडिएशन के पास समझ में आया, रेडिएशन के पास वेव नेचर भी है और रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। सही बात है। सिमिलरली दूसरी चीज़ है मैटर, दूसरी चीज़ है मैटर हमारे पास, ठीक है। तो मैटर के पास मैटर नेचर तो है ही है, यानी पार्टिकल नेचर तो है ही है, वो हम पढ़ ही रहे हैं। तो डी ब्रोगली ने बोला कि सिमिट्री की वजह से, किसकी वजह से? सिमिट्री की वजह से, कि अगर हर रेडिएशन के पास वेव पार्टिकल दोनों नेचर हैं तो हर मैटर के पास पार्टिकल वेव नेचर दोनों होंगे। तो मैटर के पास पार्टिकल नेचर भी होगा और मैटर के पास वेव नेचर भी होगा। और फिर बाद में ये समझ में आई कि दुनिया दो चीज़ों से मिलकर बनी ही नहीं है, दुनिया तो एक ही चीज़ से मिलकर बनी है। कभी कभी वो चीज़ मैटर है, कभी कभी वो चीज़ रेडिएशन है, चीज़ एक ही है, ठीक है ना। चीज़ क्या है बेटा? एक ही है। मैटर रेडिएशन में कन्वर्ट हो सकता है, रेडिएशन मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। वो आप पढ़ कैसे रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का मतलब, जो मैंने आपको यहाँ समझाया है कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का मतलब क्या है, कि रेडिएशन के पास मैटर नेचर भी है, रेडिएशन के पास वेव नेचर भी है। मैटर के पास मैटर नेचर तो है ही है, पार्टिकल नेचर तो है ही है, मैटर के पास वेव नेचर भी है। मैटर के साथ एक वेव भी जुड़ती है, मैटर के साथ क्या जुड़ती है? एक वेव भी जुड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैटर वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैटर वेव बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, रेडिएशन नेचर जब एक्सप्लेन करना होगा तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए इंटरफेरेंस, ठीक है। YDSC, डाइफ्रैक्शन, ये सब फिनोमिनन किससे एक्सप्लेन हुए हैं? रेडिएशन से, यानी वेव नेचर से एक्सप्लेन हुए हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल की बात आती है, हमारे दिमाग में आता है पार्टिकल जैसी कोई चीज़ है, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आनी चाहिए कि उस पार्टिकल के पास मोमेंटम है, उस पार्टिकल के पास एनर्जी है, उस पार्टिकल का मास है, ठीक है ना। तो वो एक्सप्लेन होगा, वो पार्टिकल क्या कर सकता है? कोलिजन कर सकता है। कोई चीज़ अगर कोलाइड कर रही है तो वो पार्टिकल नेचर है, कोई चीज़ अगर कोलाइड कर रही है तो क्या है? वो पार्टिकल नेचर है, ठीक है। तो अब हमें समझ आ चुका है कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का मतलब क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का मतलब क्या है, ठीक है। और मैटर वेव्स के बारे में भी समझ में आ चुका है मुझे कि मैटर के साथ जो वेव जुड़ती है उसको क्या बोला जाता है? मैटर वेव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैटर वेव बोला जाता है। तो अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। रेडिएशन का वेव नेचर हम पढ़ चुके हैं पहले, YDSC, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं। मैटर का पार्टिकल नेचर भी पढ़ चुके हैं हम, मैटर का पार्टिकल नेचर भी पढ़ चुके हैं। हम पढ़ क्या कर चुके हैं? ये पढ़ चुके हैं। एक तो रेडिएशन का वेव नेचर, मैटर का पार्टिकल नेचर पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं और ये पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ना क्या है? हमने रेडिएशन का पार्टिकल नेचर पढ़ना है और मैटर का वेव नेचर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेडिएशन चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? रेडिएशन का पार्टिकल नेचर और मैटर का वेव नेचर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेडिएशन का पार्टिकल नेचर। रेडिएशन का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन किया गया, जो ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया गया, वो एक्सप्लेन किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। किस में एक्सप्लेन किया गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो वो हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो हेडिंग डाल लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले मुझे कुछ चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है ना। सबसे पहली बात मुझे समझना होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी सबको पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये होता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। किसी एक एटम से आपको कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को उसकी न्यूक्लियस की बाउंडेशन से रिमूव करने के लिए, एस्केप कराने के लिए, ठीक है ना।
उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। और जो वर्क होता है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। सबको पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। सिमिलरली होता है एक वर्क फंक्शन। क्या होता है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन एनर्जी में फ़र्क भी बताऊंगा, पहले सुन लो। वर्क फंक्शन क्या होता है? सेम बात, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। किसी एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए कम से कम, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और आयनाइजेशन एनर्जी होता है, ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एटम है हमारा, ये क्या है हमारा? एटम। इस एटम के इस इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलता है आयनाइजेशन एनर्जी। और वर्क फंक्शन में किसी मेटल प्लेट से, किसी मेटल की प्लेट से जिसके अंदर करोड़ों अरबों 10 की पावर 20, 10 की पावर 23 एटम्स हैं, है ना, उसमें से वो भी 1 सीसी में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट आउट कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो लिख लो इसमें, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम मेटल सरफेस, उसको क्या बोला जाता है बेटा? वर्क फंक्शन बोला जाता है। मैं आपको एक बात और इसमें समझाना चाहूँगा। बेसिकली क्या है, ये मेटल की प्लेट है, ऐसे समझो, ठीक है ना। इसके अंदर करोड़ों आइटम्स हैं, ये कई सारे आइटम हैं इसके अंदर। ये ऊपर वाली लेयर हो गई, ये नीचे वाली लेयर हो गई, ठीक है बेटा, ये फिर नीचे वाली लेयर हो गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर उससे नीचे वाली लेयर हो गई, कई लेयर्स हैं ऐसी, ठीक है। और कई सारे आइटम हैं, कई सारे क्या है बेटा? एटम है। तो मिनिमम एनर्जी कब लगेगी? आप सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन को अगर इसमें से बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहे हैं, ठीक है ना, फ्री भी है, रैंडम मोशन कर रहे हैं, मेटल सरफेस है तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है सरफेस पे, इसको इजेक्ट आउट कराने के लिए, अब आप बताओ, सबसे ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसको इजेक्ट आउट निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी, या जो नीचे इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी? सबको पता है कि जो सरफेस पे है उसको निकालने में क्या लगेगी? कम एनर्जी लगेगी। जो अंदर है उसको निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं वर्क फंक्शन में? मिनिमम एनर्जी, मतलब हम सरफेस वाले एटम को निकालने की एनर्जी पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? जो सरफेस पे एटम है, जो सरफेस पे एटम है। सही बात है। अब हुआ क्या बेटा, अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आपको निकालना है तो इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले आपको सरफेस पे लाना होगा, तो कुछ एनर्जी तो वहाँ लगेगी, प्लस वर्क फंक्शन के बराबर और एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसको आपको सिर्फ वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर निकलेगा। सही है बेटा। दो बातें हैं बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी देनी पड़ेगी। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को पहले सरफेस तक लेके आना होगा, फिर सरफेस से उसके बाद बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको सरफेस तक लाने में कुछ एनर्जी लगेगी, प्लस फिर बाहर निकालने में किसके बराबर एनर्जी लगेगी? वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। आप कई बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता ही क्यों है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता ही क्यों है? जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है बेटा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट आउट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मेटल सरफेस से। जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट होगा, वैसे ही क्या आ जाएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको मैं क्या कर देता हूँ? अर्थ कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? अर्थ कर देता हूँ। अगर मैं इसको अर्थ कर दूंगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या चले जाएगा? अर्थ के अंदर चला जाएगा। या फिर कह दो कि अर्थ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें मेटल प्लेट में आ जाएगा। अर्थ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के किस में आ जाएगा? मेटल प्लेट में आ जाएगा। क्या बनाने के लिए? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा होगा बेटा, और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो शुरू में बाउंडेशन होगी, ये जो बाउंडेशन होगी इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव की, कि वापस इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं खिंच जाएगा, ये पॉजिटिव दोबारा उस इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं खींच लेगा बेटा? तो आपने एनर्जी उसके बराबर दी है कि ये ना खींच पाए। उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी? अर्थिंग करके। कैसे मेंटेन होगी बेटा? अर्थिंग करके। अगर अर्थ से इलेक्ट्रॉन ऐसे बहुत सारे, मान लो मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता जा रहा हूँ, ठीक है, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, तो अर्थ में करंट, अर्थ में इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं इधर,
ये इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं अर्थ में ऐसे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट पे आते जा रहे हैं। तो करंट किधर आ रहा है बेटा, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब से ये करंट कितना है, ये कैसे निकलेगा, ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन हर एक केस के लिए नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है ना। बस आपको पता होना चाहिए कि करंट क्या करेगा, अर्थ में जाएगा, और अर्थ से इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, मेटल प्लेट में आएंगे, सही है। करंट क्यों फ्लो हो रहा है, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम वो सब नहीं पढ़ेंगे। करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट क्यों फ्लो हो रहा है, ये हमारे सिलेबस में है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपको पता चला, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल सरफेस से जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रोसेस हम बात करते हैं थर्मो आयनिक एमिशन। क्या बात करते हैं, थर्मो आयनिक एमिशन। इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे। इस प्रोसेस में एक मेटल प्लेट होती है, क्या होती है बेटा, एक मेटल प्लेट होती है, और इस मेटल प्लेट को हम लोग हीट करते हैं बर्नर से। ये हीट कर रखा है हमने, इस मेटल प्लेट को क्या कर रहे हैं हम, ये मेटल प्लेट है, इसको बर्नर से क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं। ये बर्नर है, इसको बर्नर से हम हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा, इस मेटल प्लेट का टेम्परेचर बढ़ेगा, इस मेटल प्लेट का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर इस मेटल प्लेट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एजिटेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है वो क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकल आएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकल आएगा। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कराने के लिए मैंने कर रखा है इस मेटल प्लेट को अर्थ कर रखा है। क्या कर रखा है बेटा, इस मेटल प्लेट को अर्थ कर रखा है, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेगा वैसे ही अर्थ इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट में भेज देगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अर्थ का मेटल प्लेट का पोटेंशियल 0 बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। यहाँ पर एमिशन किस हिसाब से करेंगे, मान लो फिर से मेटल प्लेट है, इसी को हमने डिटेल में पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने इसी को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मान लो ये मेटल प्लेट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये मेटल की प्लेट है। अब मेटल की प्लेट पे क्या गिराते हैं बेटा, रेडिएशन गिराते हैं। क्या गिराते हैं, रेडिएशन। अब रेडिएशन गिराने से, बाहर से एनर्जी देने से, रेडिएशन गिराने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या होगा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। और इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए फिर से क्या कर रखा है, इसको अर्थ करके रखा है। क्या करके रखा है बेटा, इसको अर्थ करके रखा है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। इसमें जो आप इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट करा रहे हो वो कैसे करा रहे हो, बाहर से रेडिएशन गिरा के। इसमें जो आप इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट करा पा रहे हो, कैसे करा पा रहे हो, इसको एक्सटर्नल हीट करके, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ा के, ठीक है। फील्ड एमिशन में क्या होता है, फील्ड एमिशन सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेटल प्लेट है। क्या है ये, एक मेटल प्लेट है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। क्या लगा दी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी इस मेटल प्लेट के ऊपर। इस मेटल प्लेट के ऊपर क्या लगा दी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ, कि नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ मेटल प्लेट में से। और फिर से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या कर रखा है मैंने, इसको अर्थ कर रखा है। क्या कर रखा है, अर्थ कर रखा है, ताकि इसका चार्ज क्या रहे, न्यूट्रल रहे, ठीक है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये ऊपर वाली प्लेट खींच लेगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अर्थ इसमें इलेक्ट्रॉन भेज देगी, अर्थ इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगी बेटा, भेज देगी, ठीक है ना। ये होता है फील्ड एमिशन। क्या होता है, फील्ड एमिशन। एक होता है सेकेंडरी एमिशन। क्या होता है, सेकेंडरी एमिशन। इसमें क्या होता है बेटा, फिर से एक मेटल प्लेट है, फिर से क्या, एक मेटल प्लेट है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन आउट कैसे होगा, एक मान लो हमने एक्सटर्नल एक गन लगा रखी है। क्या लगा रखी है, गन, ठीक है। इस गन से क्या निकल रहे हैं, न्यूट्रॉन निकल सकते हैं। अगर न्यूट्रॉन निकल रहे हैं हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ तो न्यूट्रॉन गन है, ठीक है। अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ तो अल्फा पार्टिकल गन है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक प्लेट के ऊपर एक बॉल मारो और बॉल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने मेटल प्लेट के अंदर से निकालना है। इलेक्ट्रॉन हमने मेटल प्लेट के अंदर से निकालना है, तो हमें ऐसी चीज़ लेनी होगी जो इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए। क्या कर जाए, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए और अपनी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर सके, ताकि इसकी एनर्जी इतनी हो जाए कि ये बाहर निकल आए।
ताकि इसकी एनर्जी इतनी हो जाए ये बाहर निकल आए। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में बात हो रही है, तो हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है बेटा। ना कि हम एक बॉल मारेंगे कि भाई बॉल मार दी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना। सही है, पेनिट्रेट कराना चाहिए, ज़रूरी है। और पेनिट्रेट कराने के लिए हमें छोटे पार्टिकल्स देने पड़ेंगे, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन की हेल्प से हम ऐसा काम करा सकते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। इसमें क्या होता है, मान लो न्यूट्रॉन गन है तो हाई काइनेटिक एनर्जी के क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, इसमें अंदर घुसेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन की वजह से अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे। अगर वो एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो क्या करे, अपनी मेटल प्लेट में से बाहर निकल जाए, यानी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, ठीक है, तो क्या निकलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। अगर सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी चाहिए। अगर नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उसको थोड़ी और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसको पहले क्या करना है, सरफेस तक भी आना है, और फिर सरफेस पे आने के बाद वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी और चाहिए ताकि वो मेटल प्लेट के सरफेस से एस्केप कर जाए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटेल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।